આજના રેરાના સેમિનારની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો હું સીએ રમેશ પ્રભુને એમના પ્રેઝન્ટેશનની શરૂઆત કરવા માટે વિનંતી કરું છું અને મંચસ્થ સર્વે મહાનુભાવોને રિઝર્વ સીટ પર આવીને સ્થાન ગ્રહણ કરવા વિનંતી કરું છું. ઓવર ટુ સીએ રમેશ પ્રભુ. आप सबको गुरु पूर्णिमा का शुभकामना देते हुए और जो इष्ट देवता है श्री गणेश का वंदना करते हुए वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आज का जो श्री वगट ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसका प्रेसिडेंट सॉलिसिटर लीना जयेश गाला, उसी तरह से मेरे दोस्त और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन निषाद, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ दी सेम SVGA जितेंद्र सत्रा जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर किया है, और मेरे को स्पीकर अश्विन शाह जी जो हम और एक प्रोग्राम में भी साथ में थे, परेश रामबिया जो आने वाले हैं उनके एब्सेंसिया में, और शांतिलाल गाला सेक्रेटरी, जितेंद्र नंदू ट्रेजरर, राजेश शाह जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, और आप सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामना. रिव्यू है जिसको हम बोलते हैं रेरा का ओवरव्यू, और उसके साथ संबंधित ग्राहकों के, डेवलपर के, रियल एस्टेट के और अन्य जो जुड़े हुए हैं उनका बारे में, और उसी तरह से प्रमोटर का, बिल्डर का क्या क्या दायित्व है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा. उसके बाद मेरे जो को स्पीकर है अश्विन शाह जी आपको फाइनेंशियल के बारे में, जैसे कि एक डेवलपर जब पैसा लेता है, प्रमोटर पैसा लेता है, वो पैसे कैसे विनियोग करना चाहिए, किस तरह से उसको उपयोग किया जाएगा, इसके ऊपर क्या नियंत्रण है, यदि उसमें कोई गलती करते हैं तो क्या होगा. तो मैं शुरुआत में कुछ एक दो सवाल आपको जरूर पूछूंगा. अभी तक रियल एस्टेट को लेकर हमें क्या दिक्कतें थे, यह डेवलपर भी बता सकता है, रियल एस्टेट एजेंट भी बता सकते हैं, या ग्राहक को लेकर क्या इश्यूज था, कुछ एक दो शब्दों में क्या होता था. एब्सोल्युटली पहली बात, जो डेट में कमिटमेंट करते थे वो डेट में कमिटमेंट नहीं होता था, डिलीवरी नहीं होता था. डिलीवरी जैसे श्री गणेश भगवान का शादी के जैसा हर बार अलग अलग डेट दिया जाता है, या कोर्ट का तारीख के ऊपर तारीख, कोर्ट में तारीख दिया जाता है, इधर पोजीशन का डेट दिया जाता है, हर बार हमें डेवलपर के पास जाना. तो ये एक महत्वपूर्ण, जिस तरह से कई बार लोग शादी करने के लिए घर लेते हैं और फिर घर नहीं मिलता है तो शादी भी पोस्टपोन करना पड़ता है. तो इस तरह का एक प्रावधान डेवलपर का ये एक था. और क्या बहुत महत्वपूर्ण, जो जिस तरह से डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के हिसाब से बिल्डिंग को डेवलप करना चाहिए, तो यदि बिल्डिंग को जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है, बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोई भी आदमी उसमें जाके रह नहीं सकता है. मगर डेवलपर उसमें आपको ओसी या बिल्डिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट न देते हुए तो आपको बिल्डिंग को आने के लिए मजबूर करते हैं. और कोई सो बिल्डिंग कंप्लीशन इज नॉट गिवन, बिल्डिंग इज नॉट कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट. और कोई चीज, दो तीन चीज, अप्रूवल नहीं रहता है. कई बार बिल्डिंग को अप्रूवल न होते हुए भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कन्वेंस नहीं देते. आपको कन्वेंस या सोसाइटी बना के आपका हैंडओवर करना है वो नहीं करते. और क्या महत्वपूर्ण एरिया, ऐसे एक प्रावधान है जो बिल्डर जहां आपका एरिया सुपर बिल्टअप का बेस्ड है, जहां जिसका मेजरमेंट ही नहीं हो सकता है, उसमें बिल्डर ही एक ऐसे व्यक्ति है जो पैसे लेते हैं. ये हो गया बिल्डर के तरफ से, मतलब ग्राहक के तरफ से. बिल्डर के तरफ से क्या इश्यूज है, कोई बताएंगे. बिल्डर को भी लेके इश्यू है कि नहीं. बहुत सारे लोग बिल्डर होंगे इधर, है कि नहीं. बिल्डर को अप्रूवल वक्त में नहीं मिलता है. करप्शन के इतने हेडलाइन में आता है कि 2000-3000 पर स्क्वायर फुट हमें देना पड़ता है. अलग अलग न्यूज़पेपर में आता है अप्रूवल के लिए इतना खर्चा. हम पैसे देने के बावजूद भी तो हमें अप्रूवल नहीं मिलता. और कोई इश्यू,
हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल बदलते जाता है, तो कोई स्टेगनेंसी मतलब एक रेगुलरिटी नहीं है। और कुछ बिल्डर को लेकर पेमेंट, क्या पेमेंट, एक्सेलेंट, फंडिंग नहीं मिलता है। रिजर्व बैंक ने बताया कि बिल्डर को कभी भी फंडिंग नहीं करना, तो पूरी रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब आपको बिल्डिंग भी बनना चाहिए, आपको ग्राहक से पैसे लेना है तो आपके पास अप्रूवल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो डेवलपर पैसे किधर से लाएगा? इसका मतलब अच्छे काम के लिए, घर तो एक अच्छा काम है कि नहीं, जिसमें हम रहने वाले हैं, अच्छा काम के लिए गलत पैसे का इस्तेमाल करने के लिए डेवलपर को मजबूर किया जाता है। ये अपना फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे था, बराबर है कि नहीं? रिजर्व बैंक बोल रहा है, बैंक बोल रहा है कि बिल्डर बोला तो एक चोर है, उसको पैसा देना नहीं है। यार बिल्डर तो ऐसे आदमी है जो हमें घर बना के देता है, और हम ये बोलते हैं कि उसको पैसा नहीं देना। इसका मतलब ब्लैक मनी का हस्तक्षेप। और क्या चीज है बिल्डर को लेकर, और क्या इश्यू है? हाई राइज में एनवायरमेंट का क्लियरेंस या अप्रूवल का, और कोई एंटी सोशल एलिमेंट, करप्शन, ये एक चीज है। और महत्वपूर्ण क्या है, इस सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है, इसको इंडस्ट्री स्टेटस नहीं है। तो ये सब बिल्डर को लेकर इश्यू है। और एस्टेट एजेंट को लेकर क्या इश्यू है, उसको कभी भी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और प्रोफेशनल को लेकर क्या इश्यू है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोफेशनल है, उनको भी लेकर इश्यूज है, उनका भी कोई कमिटमेंट नहीं है, उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। ये सब लेकर यदि रियल एस्टेट सेक्टर को एक अच्छी तरह से प्रगति का तरफ लेके जाना है, उसको रेगुलेशन का बहुत बहुत जरूरी है, जिसको हम सेबी का, आप सब लोग जानते हैं, शेयर मार्केट तो आप जानते ही है। सेबी आने के पहले जिस तरह से आपका बीएसई एक्सचेंज में जो ब्रोकर दलाल लोग जो व्यवहार करते थे, किस तरह से अलग अलग व्यवहार होता था, जैसे ही सेबी आया, स्टॉक एक्सचेंज आया, उसको डिजिटलाइजेशन हुआ और इंटरनेट मार्केटिंग हुआ, और हर ब्रोकर को यदि शेयर्स को वगैरह सेबी का कंट्रोल आता है इश्यू करने में, आईपीओ वगैरह लाने में, तो कितना अच्छा आज सेबी कितना तरफ से अच्छे तरह से मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। और प्रगति हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। तो जहां इंश्योरेंस सेक्टर है उधर भी रेगुलेटर है, उसी तरह से हमें पूरी विश्वास है ये जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के माध्यम से ये जो लाया है, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री को प्रगति देगी। मुझे ये भी बताया गया, रेरा को बताते बताते आप ये भी बताइए कि इसमें रियल एस्टेट को लेकर क्या इंपैक्ट होगा। दूसरा ये भी मुझे बताया गया आयोजक ने कि अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मैं अफोर्डेबल हाउसिंग और इस सेक्टर को लेकर थोड़ा सा आपको अवगत करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहूंगा। पहली बात, ये सेक्टर कोई भी तरह से मंदी की तरफ नहीं है। यदि आप लोग ये समझ रहे रेरा आने से, डिमोनेटाइजेशन होने से या जीएसटी आने से ये मंदी की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और जाएगा भी नहीं। हाँ, जरूर ये स्टेबलाइज होने के लिए आगे 6 महीना लगेगा, क्योंकि 2012-13 से जब से इलेक्शन हुई है, उसके बाद नया गवर्नमेंट आया, पॉलिसी डिसीजन होती गई है, पॉलिसी डिसीजन होते होते आज मुंबई को लेकर भी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल आने वाला 2-3 महीने में, 6 महीने में आ जाएगा। और आप देखेंगे कि 100 स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, 100 स्मार्ट सिटी। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती है तो आप बताइए कि फिर किसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो यदि रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत सारा मतलब प्राधान्यता दिया है। 2022 जस्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने बताया हाउसिंग फॉर ऑल, 3 करोड़ घर कोई भी हालत में बनाना ही है। आपको आश्चर्य होगा, मैं अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जब ऐसे ही रेरा के ऊपर सेमिनार होता है, कमिश्नर्स लोग आते हैं, उनको टारगेट दिया गया, आप ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख घर बनाओगे अक्रॉस इंडिया। ये कोई डेवलपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनको घर का सुविधा करके दे रहे हैं। तो 100% स्मार्ट सिटीज, आपको पता होगा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस चलती जा रही है, हर एक को टारगेट दिया गया। और अभी मैं आपको बताऊं आगे जाकर, थोड़ा सा आप ये भी गौर करिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, एक आदमी का देख लीजिए घर 10 लाख का है, गवर्नमेंट आपको 2,65,000 तक आपको अनुदान दे रहा है।
यदि गवर्नमेंट आपको 2,65,000 का अनुदान दे रहा है, एक 10 लाख का घर लेते हैं, 8 लाख का घर लेते हैं, जो भी घर लेते हैं, उसमें 2,65,000 इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, ये कैसा गवर्नमेंट ने कभी ऐसे कभी सोचा भी नहीं, कभी दिया ही नहीं। और आपको मैं बताऊं, हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हर बैंक को बुला के टारगेट दिया जा रहा है। वेंकैया नायडू अपने हर मीटिंग में, क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का डायरेक्टर हूं, जो गए 20 साल से हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चला रहे, स्वागत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नाम से, और हर बार हमें बुला के टारगेट दिया जा रहा है, आपको इतना टारगेट करना चाहिए, इतना टारगेट करना चाहिए, इतना टारगेट करना चाहिए। तो इसके लिए जो गलत पैसे इस सेक्टर में आता था, अभी अच्छा पैसे आपको मिलेगा। एसबीआई ने बिल्डर लोग के लिए, मैं आपको बताऊं, एसबीआई ने एक स्कीम निकाला है, आपको 60% ऑफ द लैंड कॉस्ट विल बी गिवन एट 10.95% एज द लैंड फंडिंग। 80% ऑफ द कंस्ट्रक्शन फाइनेंस इज गिवन एट 10.95%। यदि जिस तरह से घर हाउसिंग लोन के लिए लोन मिलता था, आज बिल्डर को भी लोन देने की एक प्रावधान इस नया सेक्टर से आ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा दिन मतलब 5 महीना 6 महीना आपको लगेगा एक सेटल होने के लिए। उसके बाद इसका तेजी इतना पकड़ेगा आप बता नहीं सकते, क्योंकि 4 अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर मैं और एक थोड़ा सा आपको गौर करूंगा। 4 वर्टिकल है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, 4 वर्टिकल है। क्या 4 वर्टिकल है? पहला वर्टिकल जिसमें स्लम का रीडेवलपमेंट, आज 50% के ऊपर मुंबई में ले लो या अलग शहरों में लगभग 50% जो है स्लम है। आज मुंबई का भी स्लम को रीडेवलपमेंट करना है। स्लम का रीडेवलपमेंट करने के लिए यदि स्लम अच्छे तरह से नहीं होता है, बिलीव करिए 2,50,000 पर स्लम, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिंग टू गिव 1,50,000 एज ए पर स्लम फॉर रीडेवलपमेंट, प्लस 1 लाख बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 2,50,000 एक स्लम का। यदि कोई भी डेवलपर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर स्लम का डेवलपमेंट देना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देती है। एक रेलवे एक्सीडेंट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको अनुदान देती है, उसी तरह से 2,50,000 आपको अनुदान सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। उसके ऊपर से यदि स्लम को आप डेवलप करते हो तो आपको सही मायने में एफएसआई भी मिलता है, वो भी 4 एफएसआई तक मिलता है, अलग से फंजिबल एफएसआई मिलता है। और आपको स्लम का जो भी घर को आपको अलग जगह में करना है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से कोई पाबंदी कर सकती है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसे किया है, जिधर यदि आप स्लम का डेवलपमेंट करते हो, स्लम वाले को आप अपना हाउसिंग सोसाइटी में किधर भी प्राइवेट इसमें करते हो, आपको भी 4 एफएसआई मिलता है। इसका मतलब 1.5 एफएसआई आपको स्लम वाले को बना के देना है, 2.5 एफएसआई जो है आपको बिना कोई मुबदल आप खुद ऑफर सकते हैं। इस तरह का स्लम रीडेवलपमेंट का वर्टिकल के ऊपर एक अच्छा प्रावधान किया। यदि स्लम का डेवलपमेंट होता है, सिटी अच्छा होती है और जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनको भी उसमें नौकरी बाकी का सब कुछ होगा। दूसरा आप देखिए, आप देखेंगे तो उसमें पार्टनरशिप, जब ये पार्टनरशिप का बोलते हो पीपीपी मॉडल, तो इसमें 35% आप घर इकोनॉमिकल बनाइए, 65% आप पब्लिक में बांटिए। तो इस तरह से पीपीपी मॉडल भी दिया है, उधर भी स्कीम है। तीसरा महत्वपूर्ण, यदि गांव का एरिया में जिधर अपना खुद का घर है, रिलेटिव का घर है, यदि हम उधर घर करते हैं, उधर भी लगभग 2.5 लाख रुपया पर हाउस आपको अनुदान थ्रू ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है। और लास्ट में इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब आप लोन लीजिए, लोन लेते हैं तो आपको लगभग 2,65,000 पर हाउस आपको सब्सिडी मिलती है। आपको एक उदाहरण करके मैं बताता हूँ। देखिए, आप मुंबई थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। मुंबई आप थोड़ा सा बाहर जाइए, जिस आदमी के पास घर नहीं, या वसई विरार के बाहर जो पनवेल पालघर तक या इधर पनवेल पालघर या बोईसर ये एरिया में लेते हैं, 300 फुट का घर लेते हैं कारपेट एरिया। यदि जमीन का कीमत कितना है? ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये। तो यदि 500 रुपये का जमीन का कीमत है, 300 फुट का जमीन का कीमत मतलब कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। 300 into 500, 1,50,000। गवर्नमेंट आपको 2,65,000 सब्सिडी दे रही है। क्यों दे रही है? गवर्नमेंट को ये लग रहा है मैं जमीन तो नहीं दे सकता हूँ। यदि एक डेवलपर है, वो ये जमीन लेके यदि उसको अफोर्डेबल घर में डेवलप करता है, उसको इंटरेस्ट में भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है इनकम टैक्स में भी छूट दिया है। आप 80IBA सुना होगा, तो पूरी इंटरेस्ट माफ है, मतलब इनकम टैक्स से माफ है। सर्विस टैक्स भी माफ, जीएसटी भी माफ होगा, उसका प्रावधान चालू है। और तीसरा, जमीन, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ने जमीन उपलब्ध करके देना है। भाई साहब, 500 के ऊपर जमीन का कीमत ही उधर नहीं है, तो आपको
जमीन का कीमत 1.5 लाख तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर से और 1,15,000 आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स। और आपको इंटरेस्ट क्या होगा 8% 9% जो आपको गवर्नमेंट से मिलता है। और आपको और मैं बताऊं, हाउसिंग फाइनेंस और एसबीआई मतलब अलग अलग बैंक को लिए उनको नेशनल हाउसिंग बैंक ये बोल रही है 6% में आप लोन ले लो, 5.5% में लोन ले लो, और आपको टारगेट दिया जाता है इतना लोन आपको लेना ही है, और लेने के बाद आपको डिसबर्समेंट करना है, और उसके ऊपर ज्यादा 3.5% आप डिफरेंस कर सकते हैं। इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का इतने महत्वपूर्ण बदल हो रही है, तो आपको आश्चर्य होगा आने वाला दिन में जो डेवलपर को ऐसा लगता है कि मैं गलत लाइन में आया, आप गलत लाइन में नहीं आए। लेकिन मैं एक आपको चेतावनी भी देना चाहूंगा, यदि आप इसको सस्टेन नहीं करेंगे, इस रेरा को सस्टेन नहीं करेंगे, जीएसटी को सस्टेन नहीं करेंगे, डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट को सस्टेन नहीं करेंगे, तो आप बेशक इस सेक्टर से शायद बाहर जाओगे, फिर आप जो डेवलपर है शायद कॉन्ट्रैक्टर बनकर रहेंगे। लेकिन जो भी होगा रियल एस्टेट में बहुत अच्छा प्रगति आएगा। डू यू एग्री विद मी? अभी दूसरा सवाल, बहुत अच्छा सवाल लोग बहुत बार करते हैं, क्या प्राइस का कंट्रोल होगा, क्या प्राइस कम होगा? मेरा मानना यह है प्राइस को पूरी तरह से कंट्रोल होगा। कंट्रोल होगा का मतलब आपको सही ढंग से सही माल मिलेगा, क्योंकि आज रेरा के ऊपर, रेरा के साथ आपको रेरा को डिस्क्लोज करना है, मेरा कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, मेरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, मेरा पूरी प्रोजेक्ट का कीमत क्या है, ये पूरी जानकारी आपको रेरा को देना है। ऊपर से हर क्वार्टर में आपको उसका अपडेट भी करना है। इसका मतलब जब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप ये सब जानकारी देना है, जब कॉस्टिंग आप देते हो तो आप प्रॉफिट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज होगा। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस बहुत तेजी होगा, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा प्रगति आएगा। नाउ लेट अस गो टू द सब्जेक्ट प्रॉपर। जैसे शुरुआत में हमने किया, आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग, नवीन भाई ठीक है, बिकॉज ये मैं अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको बताऊं पूरी एक दिन का हम सेशन लेते हैं, तो 2 मिनट में 3 मिनट में खत्म करना नहीं है। और यदि फंडिंग के बारे में बात करते हैं वो भी पूरा दिन का है, रेरा का भी 3-3 दिन का हम प्रोग्राम लेते हैं, फिर भी हमें 1 घंटे के अंदर इसको खत्म करना है। तो ये सब आप देखेंगे, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और इंग्लिश में आपको स्लाइड मिल रहा है, तो गुजराती अश्विन भाई बोलो चो, ठीक है। तो अभी हम जाते, बिकॉज हमको इंटीग्रेशन तो करना ही है ना तो हाईली अनरेगुलेटेड सेक्टर, बहुत बढ़िया बढ़िया कायदा था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, माडा एक्ट, आप कोई भी रियल एस्टेट को लेकर इतना कायदा है कि पूछो मत। हर आदमी अपने अपने सेक्टर को लेकर कंट्रोल करते थे, लेकिन अभी ऐसे लगना पड़ा कि पूरा सेक्टर को लेकर कंट्रोल करने का उसको स्टेक होल्डर को लेना बहुत जरूरी था। नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट बिल्डर, लैक ऑफ इजी रिड्रेसल सिस्टम नहीं है, जैसा 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 लगता था वैसा लेके जाते थे। डू नॉट प्रोवाइड ओसी, डिमांड एडिशनल अमाउंट, डू नॉट फॉर्म द सोसाइटी, कन्वेंस नहीं देते हैं, नो अकाउंट्स प्रोवाइडेड, फ्रॉड, चीटिंग। एंड इस तरह का जब कोई चीज होती है तो किधर ना किधर आपको पता है, जब करप्शन बहुत हो गया अन्ना हजारे को आना पड़ा। आप अन्ना हजारे को एक भगवान ने भेजा हुआ एक निमित्त मान लीजिए, और इसको करप्शन को लेकर इतना बड़ा मुहिम करना पड़ा। जब 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 कोई चीज बहुत एक्सट्रीम लेवल में जाता है, उसको कंट्रोल करने का कोई ना कोई एक तरीका होता है, और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आने का एक ही कारण है, ये रियल एस्टेट को लेकर हर आदमी को लगता था मैं इसमें, इस बिजनेस में बहुत पैसा कमा सकता हूं। एक पानबीड़ी वाला जो एस्टेट एजेंसी करता था उसको भी लगा कि मैं बिल्डर बन के इन्वेस्टर बनूं, कोई फंडिंग वाला है उसको भी बिल्डर बनना है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी बिल्डर बनना है। तो हर आदमी हाउसिंग सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी को भी बोलता है मैं किधर ना किधर अनऑफिशियल पार्टनर बन के मैं भी बिल्डर बनूं। इस तरह का जो ये सेक्टर को गलत इस्तेमाल करने वाला है, पैसे को लेकर बनाने का जो प्रयास करने वाले, इनके लिए ये सेक्टर का रेगुलेशन करना बहुत जरूरी था। ये आपको पता है कायदा ऑलरेडी आ चुका है, 1 मई 2017 is the date of commencement of रेरा। अभी हम देखेंगे 2016 में, जो मई मतलब महाराष्ट्र डे, उससे कायदा का कुछ प्रावधान किया था, जिधर बताया गया था आपको रेरा का रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए, आप एपेलेट ट्रिब्यूनल बताइए, नियम बताइए, रेगुलेशन बताइए, ये सब करने के लिए 1 साल का मुद्दत दिया था, और आप एस्टैब्लिश करके 1 मई 2017 के साथ इसको शुरुआत करना था। और रेरा
1 मई 2017 से महाराष्ट्र में तो लागू हो गया, गुजरात में भी लागू होने वाला है, यूपी में, अलग अलग जगह में मैं जब जाता हूं तो उधर भी मैं देखता हूं कि रेरा को बहुत मायने से लागू होने को चालू हुआ है। लगभग 50-60% स्टेट में भी नियम बनाने को चालू हुआ है। तो आने वाला 2-3 महीने में अलग राज्य में भी ये होगा। बट महाराष्ट्र में 1 मई 2017 से रेरा लागू हुआ है। रेरा क्या है? रेरा इज ए रेगुलेटर। इसका मतलब वो क्या करता है? पहला चीज ये है, वो रेगुलेटर जो आप लास्ट स्लाइड देखेंगे, टू रजिस्टर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। डेवलपर को प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहा है कि प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर रहा है? प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर रहा है। यदि प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना है, इसका मतलब वो प्रोजेक्ट कौन बना रहा है उसका भी रजिस्टर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसके लिए कई बार लोग ये बोलते हैं, सर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर रहा है, प्रमोटर को किधर रजिस्टर कर रहा है? भाई साहब, जो आदमी बनाने वाला है उसको तो पहला रजिस्टर करना होगा, उसके बाद वो कौन सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहा है वो बताया जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए मैं एक डेवलपर हूं, मेरा गुजरात में है, मान लीजिए मेरा मुंबई में है, मेरा दिल्ली में है, 3-4 जगह में, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेगुलेटर है। तो यदि मैं प्रमोटर को पहला रजिस्टर करता हूं, उसके बाद किधर भी आप बिजनेस करो, उसको नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी में प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जाता है, वो प्रोजेक्ट कौन बनाने वाला है उसका भी नाम रजिस्टर होता है। उसके बाद एजेंट को रजिस्टर किया जाता है, कौन एजेंट है, क्या है। और एजेंट में जब रजिस्टर होता है, 2 चीजें, एक है एस्टेट एजेंट को अपने आप को रजिस्टर करना एज ए प्रोप्राइटर या पार्टनर या एलएलपी, जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या इंडिविजुअल। और एक बार रजिस्टर हुआ, उसके बाद ये एस्टेट एजेंट को भी अपना अपना प्रमोटर के साथ, डेवलपर के साथ एग्रीमेंट करते हुए उनका जो वेबसाइट है उधर भी उनका नाम रजिस्टर होना चाहिए। जो रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड है वही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बेच सकता है, एक। दूसरा, जो वो प्रोजेक्ट वही बेच सकता है, मतलब वो रजिस्टर्ड एस्टेट एजेंट वही प्रोजेक्ट को मार्केटिंग कर सकता है जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आगे जाते हैं, मॉनिटर करेगा अक्का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर किया जाएगा और सुपरवाइज किया जाएगा। जितने भी डिस्प्यूट है उसको रिड्रेस किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और पूरी स्टेक होल्डर, पूरे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब कौन है रियल एस्टेट में जो जुड़े हुए लोग? आप सब जानते हैं, डेवलपर से लेके, लैंड मालिक से लेके, एस्टेट एजेंट को लेकर, ग्राहक को लेकर, फंडिंग एजेंसी को लेकर, इन्वेस्टर को लेकर और आपका ग्राहक, प्रोफेशनल, सबको प्रोटेक्ट करने वाला एक मेवा एक कायदा है, वो है रेरा। और आगे बढ़ते, लॉ इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। हमने बताया कि कायदा रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये गया हुआ चीज के लिए नहीं है, आने वाले चीज के लिए। अभी कई बार हम बोलते हैं कि भाई साहब आने वाले के लिए है, और आने वाले के लिए है तो फिर जो हुआ ही नहीं उसका क्या होगा? तो उसको भी शामिल करना बहुत जरूरी था। इसके लिए रेरा 2 चीज के लिए लागू है, एक जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उनको तो लागू है ही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट जिसका ओसी नहीं है, मतलब जिसका कंप्लीशन नहीं हुआ है, उनको भी रेरा लागू है। सो देयरफॉर द लॉ इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। जिसका ओसी आया 1 मई 2017 का पहले, उनको तो रेरा लागू नहीं है, उनको कोई मुफा, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट लागू है। लेकिन 1 मई 2017 के बाद जो नया प्रोजेक्ट है उनको भी लागू है। और 1 मई 2017 में जिसका ओसी नहीं है, जिसका बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं है, तो उनको ये रेरा लागू है, क्योंकि ट्रांजिटरी बहुत जरूरी है। अभी सवाल आता है, सर ये रेरा क्या कायदा है, ये किसको किसको लागू है, किधर लागू है? बेशक ये अक्का हिंदुस्तान को लागू है, इट इज अक्रॉस इंडिया। ऑफ कोर्स आपको पता है आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया है। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर अन्य हर शहरों में, ये इंडिया का हर शहरों में रेरा लागू हुआ है 1 मई 2017 से। अभी सवाल आता है, सर हर जगह में लागू है तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा? इंप्लीमेंटेशन के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये है जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, जहां यूनियन टेरिटरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका इंप्लीमेंटिंग करेगा। इंप्लीमेंटिंग कैसा करेगा? इंप्लीमेंटिंग विल बी डन थ्रू द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश होगा, एपलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश होगा, एजुडिकेटिंग ऑफिसर को नियुक्ति होगा जो इसका सबका देखभाल करेगा और उसका नियम बनेगा। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना नियम बनाएगा, उस हिसाब से ये इंप्लीमेंटेशन होगा। दूसरा सवाल आता है, सर ये रेरा तो ठीक है, ये रेरा सिर्फ फ्लैट वाले के लिए लागू है, कॉमर्शियल के लागू है या इंडस्ट्रियल के लागू है, ये किसको लागू है? रेरा सबको लागू है।
जब मैं बोलता हूँ सबको लागू है का मतलब क्या है? सब का मतलब रियल एस्टेट, द वर्ड यूज इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आप सब देखेंगे, रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन किधर लिखा गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यदि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रियल एस्टेट इमोल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की बात की है, तो इसका मतलब ये है रेरा जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो भी इमोल प्रॉपर्टी के व्याख्या किया उसको सब लागू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रियल एस्टेट का, इमोल प्रॉपर्टी का, ओनरशिप का जो व्यवहार होता है उधर भी लागू है, और जहां लीज राइट की सवाल हो रही है उधर भी लागू है। बाड़े का तत्व में जो फ्लैट दिया जाता है या शॉप दिया जाता है या आप जो जमीन देते बाड़े के तत्व में लिव एंड लाइसेंस में, उधर रेरा लागू नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने पागड़ी सिस्टम में किधर भी सोचे एक मैं घर बना के किसी को दूंगा और मैं प्रीमियम लूंगा और ये अंडर डेवलपमेंट होगा, तो उधर रेरा लागू है। रेरा लीज होल्डर को भी लागू है और फ्री होल्डर को भी लागू है, अक्रॉस इंडिया लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब तीसरा सवाल आता है, भाई साहब आपने बात की इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब प्लॉट के लिए भी क्या ये लागू है? बेशक प्लॉट के लिए भी लागू है। प्लॉटिंग कोई भी करके बेचता है, वहां महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट का नियम आता है, जहां एनए करके आपको बेचना पड़ता है, उधर टाउन प्लानिंग से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके लिए प्लॉटिंग करके जब आप बेचते हो उधर भी ये रेरा लागू है। हालांकि इसके पहले के कायदा था महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट जो महाराष्ट्र में था, अन्य राज्य में भी था उसी प्रकार का एक्ट, वो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड फ्लैट या इंडस्ट्रियल गाला या ऑफिसेस को लागू था, जहां इंडिपेंडेंट था उधर लागू था। लेकिन रेरा जो स्कोप एक्सपांड किया, ये फ्लैट को भी लागू है, बिल्डिंग को भी लागू है, डेवलपमेंट के लिए भी लागू है, प्लॉट्स के लिए भी लागू है। मतलब जहां जहां प्लॉट बना के बेचते हैं उसको भी रेरा लागू है। नियम अक्रॉस इंडिया लागू है। इसके लिए कोई भी चीज छोड़ा नहीं, लीज का या फ्री होल्ड का, आपका प्लॉटिंग का, और कोई भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, सब तरह लागू है। तो इस तरह से रेरा जो है सबके लिए लागू है। अभी आगे बढ़ते हैं कि अपार्टमेंट, व्याख्या किया है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का क्या मतलब है जो रेरा में बताया गया? दिस इज इंक्लूडिंग प्लॉट्स, बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट। हम तो जानते हैं व्हाट इज प्लॉट, जहां एनए करके बेचा जाता है। दूसरा आपको मालूम है बिल्डिंग क्या है? छोटा सा स्ट्रक्चर भी आप बनाते हो वो बिल्डिंग है। मान लीजिए एक बड़ा लेआउट है, उसमें छोटा सा आप गार्डन बना के बेचते हो, वो भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। एक कुछ भी इरेक्शन करते हो वो बिल्डिंग है। उसी तरह से अपार्टमेंट का व्याख्या किया। अपार्टमेंट का मतलब रेसिडेंशियल, शॉप, गैराज, बंगलो, कुछ भी यूज के लिए हो, ये सब जो काला बना के बेचते हैं या बना के बेचने वाले, बना के आगे देने वाले, प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड इज कंसीडर्ड एज अपार्टमेंट। तो ये सब के लिए लागू है। अभी सवाल आता है, सर ठीक है आपने ये बताया कि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट जिसके अंतर्गत 1963 से लेके 1 मई 2017 तक था, उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें महत्वपूर्ण फर्क यही है, सिर्फ वो महाराष्ट्र में लागू था, अभी रेरा अक्रॉस इंडिया लागू। दूसरा, यदि हम प्रमोटर का व्याख्या देखते हैं, प्रमोटर का मतलब जो आदमी बिल्डिंग बना के बेचता है, जो प्लॉटिंग करके बेचता है, जो अपार्टमेंट या फ्लैट बना के बेचता है, वो प्रमोटर है। ठीक है, ये मोफा में बताया गया था, लेकिन मोफा में प्लॉट वाले को लागू नहीं था। अभी रेरा में प्लॉट को भी लागू किया है, क्योंकि उधर महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट था, और अभी जो आया है वो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी सवाल आता है कि मोफा में, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में खास करके सिर्फ बिल्डर को बताया गया था, लैंड ओनर को कोई पाबंदी नहीं था। यदि वो एरिया शेयरिंग में लेते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग में लेते हैं, उसको कोई भी हिसाब से उसको प्रमोटर करके बताया नहीं जाता था। लेकिन अभी रेरा में उसको को प्रमोटर बताया गया, क्योंकि who is a promoter? Promoter is a person who constructs or causes construction. If a person who constructs and the person who sells are different, both are considered to be the promoter. इसके लिए 11 मई 2017 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिसको नाम दिया महारेरा, तो महारेरा एक सर्कुलर निकाला है जिसमें यह बताया गया कि लैंड ओनर जहां एरिया शेयरिंग करता है या जहां उसको एक रेवेन्यू दिया जाता है, डेवलपमेंट राइट में देता है, उसको भी को प्रमोटर बताया जा रहा है, प्रमोटर बताया जा रहा है। इसका मतलब जो जवाबदारी डेवलपर का है, उतना ही जवाबदारी, उतना ही लायबिलिटी
लैंड ओनर का भी है, क्योंकि लैंड ओनर ही डेवलपर के माध्यम से कस्टमर से पैसा लेता है। कल ये नहीं बता सकता है लैंड ओनर और डेवलपर हमारे बीच में संबंध टूटा है, हमारे बीच में डिस्प्यूट है, इसके लिए ग्राहक न्यायालय में जाओ, ग्राहक इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। यदि ग्राहक को बेचा है, ग्राहक को संरक्षण करने का जिम्मेदारी ये दोनों का होगा। इस तरह से लैंड ओनर जो है वो भी प्रमोटर बताया गया। दूसरा, प्रमोटर का व्याख्या और बड़ा किया। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में मोफा में सिर्फ जो आदमी बिल्डिंग बनाता था, प्राइवेट आदमी, एचजीएफ, इंडिविजुअल, एलएलपी या पार्टनरशिप या कंपनी, वो जो है वो प्रमोटर थे या मे बी ट्रस्ट। लेकिन अभी ऑल पब्लिक अथॉरिटी, आप मान लीजिए माडा डेवलपमेंट करती है, वो भी प्रमोटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि 10% पैसा लेके 90% कंसेशन में अफोर्डेबल हाउसिंग देती है तो वो भी एक प्रमोटर है। जो कायदा गवर्नमेंट बैंक को लागू है, प्राइवेट बैंक को लागू है, कोऑपरेटिव बैंक को लागू है, उसी तरह से रेरा जो भी बिल्डिंग बना के बेचता है, जो भी प्लॉट बना के बेचता है, उनको सबको रेरा लागू है। सिडको को भी लागू है, एमएमआरडी को लागू है, माडा को लागू है। इसका मतलब बीएमसी को लागू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट जो भी बिल्डिंग का एक्टिविटी करती है, जो प्लॉट बना के बेचता है, जो कंसेशन में देता है, उनको सब रेरा लागू है। तो उनका जब तक प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं किया जाता है वो बेच नहीं सकता है। और जो जिम्मेदारी प्राइवेट बिल्डर का है उतना ही जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट का बॉडी का है। यदि हम बोलते हैं कि बिल्डर ने कोई गलती किया, उसको 10% प्रोजेक्ट का कॉस्ट का कीमत चुकाना पड़ेगा एज ए पेनल्टी, यदि माडा ने भी वही गलती किया, माडा को भी उतना 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का कीमत चुकाना पड़ेगा। यदि प्राइवेट बिल्डर को 5 साल का प्रोजेक्ट डिफेक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं तो माडा का भी वही हालत होगा अगले 5 साल तक। यदि कोई लीकेज है, कोई स्ट्रक्चर का डैमेज है, वो माडा को भी क्लियर करना पड़ेगा। इस तरह से प्रमोटर में व्याख्या बढ़ा दिया है एज पर एज रेरा। दूसरा, अलॉटी। यदि हम महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट की बात करते हैं, जिसको हम मोफा कहते हैं, तो उसमें फ्लैट ओनर को एक प्रावधान दिया था, उनको संरक्षण दिया था। इसका मतलब जो पैसा देके फ्लैट खरीदता है उसको एक फ्लैट परचेजर कहा गया और उसको संरक्षण मोफा में दिया गया। लेकिन यदि कोई आदमी को यदि फ्लैट दिया जाता है पार्टनर सिस्टम में या बिना पैसा लेते हुए या स्लम में या रीडेवलपमेंट में, उनको प्रोटेक्शन मोफा में उतना नहीं मिलता था जितना रेरा में मिलने वाला है। तो अलॉटी का भी व्याख्या बढ़ा दिया है। अलॉटी का मतलब यह है जिसको घर कोई भी कारण से अलॉट किया जाता है, वेदर बाय रिसीविंग मनी और अदरवाइज, विल बी कॉल्ड एज अलॉटी। अलॉटी का व्याख्या और बढ़ा दिया। मोफा में अलॉटी का मतलब, मान लीजिए मैं हूं, नवीन जी को मैं फ्लैट देता हूं, मैं बिल्डर हूं, आपको फ्लैट देता हूं, अश्विन भाई को मैं फ्लैट देता हूं, वो मेरा अलॉटी है एज फार एज, और फ्लैट परचेज एज फार एज मोफा इज कंसर्न। अभी अश्विन भाई ने निशार साहब को दिया, निशार ने प्रताप भाई को दिया, दूसरा तीसरे को दिया, वो कोई भी डेवलपर को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन ये मोफा में था। लेकिन रेरा में यदि डेवलपर ने ए को बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, वो सी को भी जो मैंने ए से वादा किया वो देना पड़ेगा। मतलब 5 साल डिफेक्ट लायबिलिटी, कॉम्पनसेशन, ये सब। सो दैट मींस सब्सिक्वेंट परचेजर ऑफ दैट फ्लैट आर आल्सो कॉल्ड अलॉटीज। अलॉटी का व्याख्या बढ़ा दिया। अभी तीसरी महत्वपूर्ण जो हम रेरा का देखते हैं उसमें है जो प्रोफेशनल्स। पहला, जो सर्विस प्रोवाइडर, जो रेरा को लेकर या रियल एस्टेट को लेकर जो सर्विस प्रोवाइडर थे, उनका कभी भी जिगर मोफा में नहीं था। अभी वो है। कौन है सर्विस प्रोवाइडर? पहली बात है एस्टेट एजेंट, दूसरा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तीसरा एडवोकेट फॉर दी। यदि मैं प्रोफेशन की बात करता हूं, शुरुआत करते हैं हम लैंड लेने का। लैंड लेते टाइम हम किसको सर्विस प्रोवाइडर बताते हैं? जो टाइटल वेरिफिकेशन देते हैं वो एडवोकेट। दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है आर्किटेक्ट, प्लान बना के देता है, अप्रूवल करके लेता है। तीसरा सर्विस प्रोवाइडर है इंजीनियर, जो बिल्डिंग बनाता है। चौथा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट करता है, हिसाब देखते हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर बनाने वाला कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। और बेचने वाला है कौन? एस्टेट एजेंट। ये सब सर्विस प्रोवाइडर मोफा में निकाला गया था, लेकिन रेरा में इसको शामिल किया गया। यदि वो आदमी जो प्रोफेशनल्स है या कॉन्ट्रैक्टर है, एस्टेट एजेंट है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिस तरह से उसको सेवा देना है वो नहीं देता है, प्रमोटर के साथ वो भी पूरी जिम्मेदार
होगा और उसको भी अकाउंटेबिलिटी किया गया। इस तरह से रेरा में हम देखेंगे प्रोफेशनल को भी जोड़ा गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फाइट फॉर रेरा का एक था जिसमें महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर में मैं अध्यक्ष होने के नाते अक्रॉस इंडिया हमने पहली बार एक ऐसे मोर्चा करना पड़ा कि ऑफकोर्स हम तो वेंकैया नायडू को वगैरह मिले थे, किया था, लेकिन पहली बार कांग्रेस के खिलाफ भी हमें जाके आजाद अपना जंतर मंतर में हम एक मुहिम छोड़ने का ये बात किया था, तब जाके रेरा एक जस्टिस हमको मिला। तो इस तरह से हम दिल्ली में बहुत बार जाना पड़ा, जिस तरह आजाद मैदान तो हम बहुत बार गए। तो फाइट फॉर रेरा एक ऐसे फोरम बना गया था जो कस्टमर के तरफ का, और उस तरह से ये एक अच्छे तरह से हमने इसको लाया गया। अब ये गजेट जो बना, जो आपको पता है 26 मार्च 2016 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजेट है, ये भारत का है। अभी मोफा को मैंने इतना व्याख्या में बताया, मोफा और रेरा को लेकर एक ही मैं स्लाइड में यदि बताना चाहता हूँ। ड्यूटी ऑफ द बिल्डर जो मोफा में था वो पूरी ड्यूटी रेरा में बताया गया, उसके अलावा एडिशनल ड्यूटी बताया गया। लेकिन मोफा और रेरा को लेकर यदि मुझे एक ही डिफरेंस बताना है वो है एनफोर्समेंट एजेंसी। मान लीजिए मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, मेरा ट्रैफिक रूल बन जाता है, बहुत अच्छा ट्रैफिक रूल है, आपको लेफ्ट में जाना है, सिग्नल आता है तो रोकना है, ये है वो है, सब कुछ सही है, लेकिन उधर हवालदारी नहीं है। क्या होगा? कोई पनिशमेंट करने वाला नहीं है, और जिसने गलती किया उसको कोर्ट कचहरी में जाके लड़ना पड़ेगा, और जिसका निर्णय 20 साल 25 साल लगेगा, तो क्या होगा? तो उसी तरह से यदि रेगुलेटर का मतलब ये है, कोई भी गलती यदि होती है उसको पकड़ना और इमीडिएटली पनिशमेंट करना, ये जवाबदारी देना, अथॉरिटी देना, वो एक रेगुलेटर की काम होता है। तो इसी तरह से मोफा में यदि वर्किंग ऑफ मोफा हम देखते हैं, सब कुछ रेरा में है, वही मोफा में था, एक ही था, वो है एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं था, एक हवलदार नहीं था। आज रेरा में क्या हो रहा है? रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब एक हवलदार अपॉइंट किया गया है, एक लॉ एंड ऑर्डर जो बताने वाला, रेगुलेशन करने वाला, संभालने वाला, देखने वाला, पनिशमेंट करने वाला एक अंपायर को अपॉइंट किया गया। यदि रेरा का यदि हम देखते हैं क्या उद्देश्य है, उद्देश्य में पहली बात रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। रेरा कभी भी आपका डेवलपमेंट रोकने का काम नहीं करता, लेकिन ऑर्डरली डेवलपमेंट होने के लिए जो भी काम करना है वो सब रेरा करेगी, डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए रेरा अभी भी बहुत सारा जो रिकमेंडेशन है स्टेट गवर्नमेंट को किया है। दूसरा जो है ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। देखिए कभी भी कोई भी ट्रांसपेरेंसी होता है उसमें एफिशिएंसी आता है, और एफिशिएंसी आने से काम बढ़ता है, और जिसके लिए काम आप कर रहे हो, आखिर बिल्डर बिल्डिंग किसके लिए बना रहा है? ग्राहक के लिए बना रहा है। पैसा किससे लिया जा रहा है? ग्राहक के लिए। यदि उसका हित नहीं देखा जाता है तो फिर क्या मतलब है? इसके लिए ग्राहक का हित देखने का एक कायदा है। आखिर में ये तीनों का जो पिलर हम देखते हैं, ये बनाने के लिए हमने और 3 पिलर खड़ा किए। वो 3 पिलर है, एक है रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सब देखने वाला, और यदि रेगुलेटरी अथॉरिटी भी ह्यूमन है, वो भी गलत कर सकता है, उसका निर्णय भी गलत हो सकता है, वो 3 आदमी का एक बॉडी है, फिर भी गलती कर सकता है। इसके लिए उसके ऊपर एक एपेलेट ट्रिब्यूनल डाला गया। अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास हम जाते हैं, ग्राहक जाता है, तो उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा? सिर्फ 5,000 रुपए का देना होगा। क्या ग्राहक अकेला जा सकता है या एसोसिएशन बना के जा सकता है? ग्राहक एसोसिएशन करके भी कंप्लेंट कर सकता है, जिसके लिए भी उसको सिर्फ 5,000 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, मतलब एज ए कंप्लेंट फीस। ऊपर आता है जो है एपेलेट ट्रिब्यूनल। रेगुलेटरी अथॉरिटी कितना दिन लगाएगा काम करने के लिए? ज्यादा 60 दिन। 60 दिन के अंदर उनको निर्णय देना ही है। कई बार लोग बोलते हैं भाई साहब हमने तो बहुत कुछ देखा, कंज्यूमर कोर्ट में भी बताया गया, सिविल कोर्ट में भी बताया गया, इतना दिन में निर्णय देना है, उतना दिन में निर्णय देना है, ये रेरा कैसा देगा? भाई साहब रेरा को देना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि रेरा का एक ही वाक्य में बताया गया, जो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर उनको लागू नहीं है। जब सिविल कोर्ट प्रोसीजर उनको लागू नहीं है, उनको 60 दिन के अंदर निर्णय देना है, तो निर्णय देना है। अभी सवाल आता है निर्णय देना है तो एक ही चीज उनको देखना है, वो है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका व्याख्या का मतलब क्या है? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है, जो भी आदमी के खिलाफ आप कुछ बात करते हो, उस आदमी को बुला के उसका से सुनना, उसको ओरल आर्ग्यूमेंट करके देना, उतना ही है। वो 60 दिन के अंदर हो सकता है, एक बार या 2 बार बुलाएंगे, उसके बाद उसका कार्रवाई होगा। उसी तरह से यदि आपको रेरा का कामकाज अच्छा नहीं लगा तो आप एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। उधर भी 3 आदमी का रहेगा, जिसमें
सुप्रीम हाईकोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज चेयरमैन होगा और 2 आदमी रह गए, उस तरह से एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी 60 दिन के अंदर आप जा सकते हो यदि आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्णय अच्छा नहीं लगता है। तो उधर भी जब आप जाओगे उधर भी उनको 60 दिन के अंदर निर्णय देना है। और आप बोलेंगे कि भाई साहब ये 2 अथॉरिटी तो मुझे समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र में इतने प्रोजेक्ट्स है, इतने लोग हैं, ये सब ये 2 आदमी कर पाएंगे क्या? तो शायद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी पाबंदी किया है या प्रावधान किया है कि अलग अलग जगह में वो कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में ऑलरेडी 3 ऑफिस खुल चुके हैं, एक नागपुर में हुआ है जो नागपुर डिवीजन के लिए, दूसरा आपका पुणे में हुआ है जो मराठवाड़ा और अदर एरिया के लिए, और मुंबई तो है ही है, तो मुंबई हेडक्वार्टर से ऐसे 3 ऑलरेडी ऑफिसर्स हो चुके हैं। एक दूसरा एजुकेटिंग ऑफिसर, एक अलग ऑफिसर की नियुक्ति भी होती है, वो एजुकेटिंग ऑफिसर जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो देखने के लिए, जो 4 अलग अलग कलम के अंदर कॉम्पनसेशन की बात की वो देने के लिए एजुकेटिंग ऑफिसर भी होगा। एजुकेटिंग ऑफिसर कितना भी हो सकता है, हर डिश के लिए 2-2 एजुकेटिंग ऑफिसर भी हो सकता है, उस तरह से प्रावधान किया है, मतलब प्रावधान किया है। ऑलरेडी एक एजुकेटिंग ऑफिसर महाराष्ट्र के लिए अपॉइंट किया। 1 अगस्त 2017 के बाद जिसको जिसको जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट रेरा के पास कर सकते हो। कंप्लेंट का विंडो 1 अगस्त 2017 के बाद शुरू होगा। अभी जो स्लाइड मैंने पहले डाला था मोफा, इसको यदि मुझे मोफा का अंदर के साथ रेरा का स्लाइड डालना है तो मैं बोलूंगा कि इधर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एपीलेट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एजुकेटिंग ऑफिसर है। इस तरह का मैं बताऊंगा जो बिल्डर का, एस्टेट एजेंट का, ग्राहक का कामकाज का देखभाल करने के लिए। और उसको यदि मुझे हाइलाइट्स बताना है, ओवरव्यू बताना है, तो पहली है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अपना रेगुलेटर अपॉइंट करेगा, जो यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अपॉइंट करेगा, और हर प्रोजेक्ट जहां जहां रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है 1 मई 2017 के बाद जो प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जाएगा, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रियल एस्टेट एजेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। और महत्वपूर्ण, हर प्रोजेक्ट जो प्रमोटर बना रहा है उसने अगला 5 साल में क्या क्या काम किया है पूरी डिटेल प्रमोटर का देना पड़ेगा। ये प्रमोटर के लिए थोड़ा ज्यादा सही ढंग से बिल्डर को थोड़ा सा दिक्कत पहुंच रहा है। भाई साहब आपने गए 5 साल में क्या क्या पाप किया, क्या क्या अच्छा काम किया, ये पूरी जानकारी आप दे दो। तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके लिए रेरा में आज 20,000 के ऊपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, आपको आश्चर्य होगा लगभग 300 से 350 एप्लीकेशन अभी तक आ चुका है, जिसका अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2017। इसका मतलब आप सवाल करेंगे, पूछेंगे भाई साहब सिर्फ 20,000 प्रोजेक्ट में सिर्फ 350 ही है, 400 प्रोजेक्ट आया, नॉट इवन 2%। यस सर, इतना ही है। आने वाला दिन में और ये बढ़ेगा, और उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं ये इसके लिए नहीं कर रहा है क्योंकि डेवलपर को अगला 5 साल में, पिछले 5 साल में 2012 और 13 से क्या क्या प्रोजेक्ट किया, कब शुरुआत किया, उसमें क्या क्या लिटिगेशन है, आपने दावा दिया कि नहीं दिया, ये पूरी जानकारी आपको देना है। जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको आपको रजिस्टर करना है। और दूसरा डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, जब मैं डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करता हूं, आपको जमीन का टाइटल, उसमें लिटिगेशन, उसके बाद आपने कितना अप्रूवल लिया था, आपने 5 माले का अप्रूवल लिया था, कई डेवलपर ने 8 माला बना दिया, बराबर है। तो अभी मैं रजिस्टर कैसा करूं? कई डेवलपर ने क्या किया है, आपने अप्रूवल भी नहीं किया, अच्छा छोकरी को दिखा के आपने अच्छा ब्रोचर बना के और स्विमिंग पूल बता के आपने प्रोजेक्ट को बेचा, और उधर जमीन का भी एमओयू हुआ है, एग्रीमेंट भी नहीं है, तो अभी मैं कैसा रजिस्टर करूं? तो ये जो दिक्कतें हैं, तो जहां अप्रूवल है मेरा 7 माला तक, और मैं सोच रहा हूं 14 माला होगा, 7 माले के ऊपर का और 7 माला को भी मैंने बेचा है। कई प्रोजेक्ट मैंने 2-2, 3-3 लोगों को बेचा है, और कई प्रोजेक्ट में मैंने इतना लोन लिया है, इतना डिस्प्यूट है, मैं क्या करूं, कैसे रजिस्टर करूं? ये एक जो विसंगत, जिसको हम बोलते हैं कि एक अलग रूप से प्रॉब्लम डेवलपर के पास है। तो इसके लिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को उनको बताना है कि मुझे छुटकारा करिए। शायद ये छुटकारा नहीं हो रहा है क्योंकि केंद्र शासन का कायदा है, तो आपको ये रजिस्टर करना ही है। यदि वो रजिस्टर नहीं करता है, मान लीजिए वो रजिस्टर नहीं करता है, तो क्या होगा? 31 जुलाई के बाद यदि वो प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं करता है, आप और हम एज ए ग्राहक, आप और हम एज ए इन्फॉर्मर, हम एक ईमेल महारेरा को भेजना है। अभी महारेरा का ईमेल का एड्रेस क्या है भाई साहब? आपको जो किताब दिया कॉम्प्लीमेंट्री में, वो कॉम्प्लीमेंट्री का किताब में आपको महारेरा का एड्रेस बांद्रा में है,
सारे बिल्डिंग में। यदि आपको देखना है तो पेज नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको वो एड्रेस बताता हूँ। और मैं ये बताऊंगा कि ये जो बुक है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बुक दिया है, इसमें हाउसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता ने फॉरवर्ड दिया है, और प्लस जो महारेरा का अध्यक्ष है गौतम चटर्जी, उन्होंने खुद किताब देखकर कुछ गाइडेंस देकर उसके बाद ये किताब को उन्होंने भी फॉरवर्ड दिया है। तो मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा जिसको देखना है, ताकि महारेरा का जो एड्रेस है इसमें दिया हुआ है, तो आप इस एड्रेस को जाकर पूरी डिटेल ले पाएंगे। तो यदि शायद एड्रेस है पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में आपको महारेरा का ऑफिस में जाने का जरूरी नहीं है, आपको उधर हेल्पलाइन नंबर है, और दूसरा आपको ईमेल भेजना है। आप मेल भेजिए mahara@helpdesk@gmail.com। आप ये ईमेल भेजते हैं तो ईमेल के द्वारा यदि जो प्रोजेक्ट में ओसी नहीं है, जहां रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ आप देख लीजिए। वो देखने के बाद आप उस हिसाब से उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। 1 मई के बाद यदि आप कंप्लेंट करते हो और प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ पूरी प्रोजेक्ट का 10% पेनल्टी डेवलपर से मांगा जाएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि 100% तो मांग नहीं सकता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने तो एक ऐसा कलम लाया 269 ST, 2 लाख के ऊपर आप कैश नहीं ले सकते हो, जितना कैश लेना है तो फिर ले लो, वो पूरी कैश हमको पेनल्टी करके दे दो। तो इतना तो महारेरा ने नहीं किया। रेरा ने बोला कि ठीक है भाई साहब, आपने करना था, नहीं किया, 3 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं किया, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट यदि मुझे कंप्लेंट आता है, पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, उसका 10% हम पेनल्टी लेंगे। इस तरह से 10% तक का पेनल्टी का प्रावधान है। और इसमें यदि आप चैप्टर नंबर 3 लिखते हैं, पेज नंबर 6 में आपको पूरी जानकारी कायदा का, नियम का, और जितने भी सर्कुलर्स आया है, ऑर्डर्स आया है, ये सब महारेरा का वेबसाइट में आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। जहां हमने डाउनलोड बोला है, ये डाउनलोड की जो की है उधर आपको मिल जाएगा। और इसमें कुछ सवाल जवाब भी हमने किया है। महारेरा जो भी व्हाट्सएप में हमें मेरा पूछा था बहुत सारा सवाल, उसको भी हमने दिया है। तो रेरा अथॉरिटी ने ये भी बताया था, भाई साहब आप कंज्यूमर को महारेरा का वेबसाइट कैसा विजिट करना, विजिट करने के बाद आप ये भी बताइए कि प्रोजेक्ट को किस तरह से देखना चाहिए, वो भी गाइडेंस दे दो। आखिर में आप किताब लाते हो, ग्राहकों को बताना चाहते हो, वो बताइए। तो पेज नंबर 23 में एक ऐसे आर्टिकल लिखा है जिसमें ग्राहक जो घर लेने वाला है या जिन्होंने लिया है, वो प्रोजेक्ट रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने के लिए एक आर्टिकल हमने लिखा है। वो आप देखेंगे उसमें क्या किया। आप जैसे आर्टिकल में देखेंगे, एक बार आप महारेरा वेबसाइट में जाते हो, आपको रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। रजिस्टर प्रोजेक्ट को करते हैं तो सर्च दी प्रोजेक्ट आता है। एक बार सर्च दी प्रोजेक्ट आता है तो डिवीजन पूछती है। डिवीजन मतलब कोंकण डिवीजन, नासिक डिवीजन, मुंबई डिवीजन या नागपुर, जो भी डिवीजन है उधर 6 डिवीजन बताया गया। वो देखिए, मुंबई और थाना पालघर ये कोंकण डिवीजन में आता है। आप ये कोंकण डिवीजन में बताइए। उसके बाद पूछता है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। एक बार डिवीजन आया, डिस्ट्रिक्ट आता है मुंबई सिटी, सबअर्बन या पालघर या थाना डिस्ट्रिक्ट, उधर जाइए। उसके बाद वो तालुका पूछता है। तालुका पूछने के बाद उस तालुका में जो जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुआ है उसका जानकारी आपको मिलता है। फिर वो प्रोजेक्ट को आप क्लिक करते हो तो वो प्रोजेक्ट किसने बनाया, कितने साल के अंदर खत्म करने वाले हैं, उसका लैंड टाइटल क्या है, उसमें क्या डिस्प्यूट है, और उसका एरिया ऑफ कारपेट क्या है, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो ये आर्टिकल में हमने देने का प्रावधान किया है, प्रयास किया है, आप उसको देख सकते हो। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि प्रमोटर को एक तो पूरी तरह से अपना जानकारी देना है और डिटेल प्रोजेक्ट देना है, लैंड स्टेटस देना है। ये सब ग्राहक अपने वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी अप्रूवल, यदि सवाल पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, भाई साहब हमें म्युनिसिपैलिटी या अप्रूवल अथॉरिटी अप्रूवल नहीं देता है। भाई साहब महारेरा ये बता रही है, जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलता है महारेरा आपका प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करेगा। यदि ये तो एक बार अप्रूवल मिल गया, हालांकि लैंड लिया और अप्रूवल लेने में 2 साल लग गया, तो ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, डेवलपिंग कर रहे हो, तो वो आप देखिए। उसमें लिए आपको महाराष्ट्र पब्लिक राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 है, जहां स्वाधीन क्षेत्र है उसका कमिश्नर है, उसके पास आप तो जा ही सकते हो, और आपके पास आरटीआई का प्रावधान है, वो आप यूज कर सकते हो। मगर रेरा में आने के लिए पहले, ये कस्टमर को आप फ्लैट देने के पहले आपको अप्रूवल होना ही चाहिए। जब तक अप्रूवल नहीं होता है आप कर ही नहीं सकते। यदि आप करते हो तो कायदा का उल्लंघन है, और कायदा का उल्लंघन होता है तो सेक्शन 80 जो
रेरा का एक कलम है जिसको सेक्शन 80 बताया जाता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो रेरा को यदि महारेरा को आप कंप्लेन करते हो, इन्होंने बिना अप्रूवल का इन्होंने फ्लैट बेचने के प्रयास किया या जो भी ब्रोचर बनाया उधर महारेरा का नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इलीगल काम कर रहा है। इलीगल काम कर रहे हैं मतलब महारेरा को आप कंप्लेन करिए, महारेरा सेक्शन 80 के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करेगी अपना इंस्पेक्टर को भेजकर। वो रिपोर्ट सिविल क्रिमिनल कोर्ट को देगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट को देगा, मैजिस्ट्रेट कोर्ट उसको फिर ऑफेंस करके मान के उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, इंक्लूडिंग जेल टर्म। तो इसके लिए आपको जब तक अप्रूवल नहीं होता है आप कुछ नहीं कर सकते। अभी सवाल उठाया गया है डेवलपर ने, यस मैं अप्रूवल लेता हूं आईओडी मिलने के बाद मुझे कमेंसमेंट होता है। कमेंसमेंट भी क्या है, पहला प्लिंथ का किया जाता है, उसके बाद 10 माले का देता है, फिर देते हैं। ये करते टाइम मैंने आईओडी लेकर रजिस्टर कर सकता हूं, बेशक आप कर सकते हो। एक बार आईओडी लेकर आपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया और उसके बाद आपको जब कमिटमेंट देना है उधर म्युनिसिपैलिटी नहीं देता है, जब फर्दर सीसी देना है वो नहीं देता है, ओसी देना है वो नहीं देता है, आपने पूरी कार्रवाई किया, फिर महारेरा ने एक रेगुलेशन लाया। वो रेगुलेशन का डेट है 24 अप्रैल 2017। उस महारेरा का रेगुलेशन में रेगुलेशन नंबर 26 में ये बताया गया है, 26 में ये बताया गया, यदि कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिन्होंने आपको अप्रूवल दिया उन्होंने आपको फर्दर अप्रूवल देने में कोई भी तकलीफ देता है तो महारेरा उनको बुला सकता है और उनको समन कर सकता है। समन करने के बाद उन्होंने जो कार्रवाई करना था नहीं किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। ये अच्छा प्रावधान है कि नहीं? ये सिर्फ महाराष्ट्र में। जोरदार तालियां फॉर महाराष्ट्र। इसका मतलब महाराष्ट्र ने क्या किया है, बिल्डर को भी जो संरक्षण चाहिए था अप्रूवल लेकर वो दिया है। आगे बढ़ते हैं कि ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर का क्या क्या ऑब्लिगेशन है। प्रमोटर का ऑब्लिगेशन सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 18 तक है। वो सेक्शन 3 से लेकर 18 तक क्या क्या पाबंदी है, प्रावधान है, ये पूरी स्लाइड में दिया गया। मैं सेक्शन वाइज आपको बताना चाहूंगा ताकि मेरे पास और 10 मिनट ही बाकी है। तो पहला शुरू करता हूं सेक्शन 3। सेक्शन 1 कायदा क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। सेक्शन उसी के अंदर सब सेक्शन कब्जे से लागू हुआ 1 मई 2017। उसके बाद किधर किधर लागू है, अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये सब हो गया। सेक्शन 2 डेफिनेशन है, प्रमोटर कौन है, एजेंट कौन है, बिल्डिंग क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, ये पूरा व्याख्या दिया है जिसका कुछ जिक्र मैंने किया है। सेक्शन 3 आता है, वो है रजिस्ट्रेशन। हर प्रोजेक्ट नो सेल, एडवर्टाइजमेंट, marketing of any real estate project such as plot, building or apartment can be done unless until such project is registered with RERA। मतलब हर प्रोजेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1 मई 2017 के बाद कोई भी प्रोजेक्ट आप बेच नहीं सकते हो जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हालांकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको 3 महीने का पीरियड दिया है। ऑनगोइंग मतलब जिसका ओसी नहीं है। तो इसके लिए अप टू 31 जुलाई 2017 तक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना है। यदि आप नहीं करते हो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसमें आपने माल बेचा है और रजिस्टर नहीं करते हो, सेक्शन 58 काम में आएगा। 58(1) बोलती है कि आपको 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का कीमत चुकाना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। सेक्शन 4 बताया जाता है, सेक्शन 3 तो रजिस्ट्रेशन का है और उसमें यह भी बताया गया है सेक्शन 3 में कभी भी जनरल रूल होता है किधर ना किधर एक्सेप्शन होना चाहिए। तो एक्सेप्शन ये बताया गया, जिस प्रोजेक्ट का लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर का नीचे है वो रजिस्टर करने का जरूरी नहीं। जिसका ओसी 1 मई 2017 के पहले आया वो रजिस्टर करने का जरूरी नहीं है। इसका मतलब 1 मई 2017 के बाद जो भी ओसी आता है उसका रजिस्टर करना पड़ेगा। तीसरा, जो प्रोजेक्ट 8 यूनिट का नीचे है तो उसको रजिस्टर करना नहीं है। और आखिर में चौथा जो है वो है, यदि आपका पूरी बिल्डिंग है जहां 10 मेंबर है, 50 मेंबर है, 100 मेंबर है, लेकिन एक भी फ्लैट हम बाहर बेच नहीं रहे हैं, उसी मेंबर के लिए हम बना रहे हैं, नॉट ए हाउसिंग सोसाइटी। मतलब कोई भी हो, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको तोड़कर आप नया बनाते हो, रिपेयर करते हो, जहां मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो उसको रेरा लागू नहीं है। सेक्शन ये हो गया सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अभी आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 की बात ये करती है कि जैसे ही रेरा का रजिस्ट्रेशन होता है, आपको रेरा अथॉरिटी को आपको जितने भी अप्रूवल का ये पूरी डिटेल जैसा मैंने बताया, लेआउट का अप्रूवल, आईओडी, कमेंसमेंट,
फ्लैट का एरिया, क्या क्या आप सुविधा दे रहे हो, ये सब आपको अपलोड करना है। किसको? अपना प्रमोटर को। उसी तरह ये पूरी इनकॉर्पोरेशन आपको रेरा को भी देना है। उसके बाद सेक्शन 4 होने के बाद सेक्शन 4 में ये भी बताया गया क्वार्टरली बेसिस में आपको प्रोजेक्ट का प्रगति भी बताना है, और क्या क्या मैं करने वाला हूं ऑन द बेस ऑफ क्वार्टर। हर क्वार्टर में मेरा प्रगति कैसा होगा, स्टेज वाइज प्रोग्रेस कैसा होगा, ये भी जानकारी ग्राहक को भी देना है, वेबसाइट को भी देना है, साइट में भी डालना है। ये सेक्शन 4 में बताया गया। सेक्शन 5 ये बताता है कि महारेरा को जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो डेवलपर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट उनको 30 दिन के अंदर उसको रजिस्टर करना है। यदि 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं करता है, इट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड। उसके बाद यदि रजिस्टर होता है, डीम्ड टू बी रजिस्टर होता है, महारेरा को आपको इस प्रमोटर को जिन्होंने एप्लीकेशन डाला है उसको एक पासवर्ड एंड लॉगिन देना है, जो वेबसाइट का रेगुलेटरी अथॉरिटी का वेबसाइट होगा, उसमें जो सेक्शन 4 में बताया गया ये सब इंफॉर्मेशन उसको अपलोड करना है। उसके बाद सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 जो एक्सटेंशन, देखिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को यदि रजिस्टर करता है तो आपको एक कालावधि दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मैं 5 साल में करूंगा, 2 साल में करूंगा, 1 साल में करूंगा, 10 साल में करूंगा। प्रमोटर का अपना एफिडेविट फॉर्म नंबर बी में बता के ये बताना होगा ये प्रोजेक्ट में इस दिन के अंदर रजिस्टर कंप्लीट करूंगा। यदि उसने वो एफिडेविट फॉर्म बी में नोटराइज करके देता है, उसके अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। यदि नहीं करता है तो प्रोजेक्ट को ज्यादा वो एक्सटेंशन ले सकता है। एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 1 साल। वो सेक्शन 6 में बताया गया एक्सटेंशन। सेक्शन 7 बताता है यदि एक्सटेंशन नहीं दिया वो लैप्स हो जाता है। यदि उस प्रोजेक्ट में कोई भी उसने गलती किया on the basis of the complaint given by the grahak, on the basis of the complaint given by the competent authority like municipality or approval authorities or the collector or so moto, यदि कोई अनट्रेड प्रैक्टिस करता है सेक्शन 7 के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया सेक्शन 8 जाग जाएगा। सेक्शन 8 क्या बोलता है? बहुत खतरनाक सेक्शन है 8। वो सेक्शन 8 ये बता रहा है इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू टेक ओवर द प्रोजेक्ट। जो प्रमोटर ने अभी तक बिजनेस किया, प्रोजेक्ट खड़ा किया, जमीन मालक का प्रोजेक्ट, अपना पूरे अधिकार खो बैठेगा। तो इसके लिए ये रेरा को लेकर यदि बिल्डर डरता है सेक्शन 8 और सेक्शन 18। सेक्शन 8 ये बताता है इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू टेक ओवर द प्रोजेक्ट, leave him and thereafter declare him as a debar him as a developer, declare him as a defaulter, and thereafter this project will be handed over to the association authority if they want to take it. यदि वो नहीं लेता है competent authority नहीं लेता है any other developer, but रेरा विल हैव टू टेक ओवर द प्रोजेक्ट। इसके लिए रेरा को लेकर यदि बिल्डर डरता है, वो डरता है क्योंकि रेरा अपना प्रोजेक्ट लेके जा सकता है। लैंड ओनर डरता है क्योंकि कल यदि मेरा डेवलपर काम नहीं करता है, ग्राहकों को फंसाने का कोशिश करता है, उसका प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो मेरा जमीन का भी अधिकार मैं खो बैठूंगा। तो इतना खतरनाक सेक्शन 8 है। सेक्शन 9 और 10 खाली वेरी सिंपल है। सेक्शन 9 बताता है कि हर एस्टेट एजेंट को रजिस्टर करना है। सेक्शन 10 बता रहा है कि एस्टेट एजेंट जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उसी को बेच सकता है, और जो जानकारी प्रोजेक्ट के बारे में उसी को दे सकता है, वो किसी को फंसा नहीं सकता है। सेक्शन 11 लेकर सेक्शन 18 जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक है चैप्टर 2, जिसको हम बताते हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन को लेकर है, एस्टेट एजेंट और प्रोजेक्ट को। चैप्टर 3 है जो है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर, उसमें सेक्शन 11 से लेकर 18 तक। सेक्शन 11 ये बताता है कि जैसे ही आपको महारेरा रजिस्ट्रेशन देता है, पूरी इंफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट का है, जो जिसको रजिस्ट्रेशन किया उसका जानकारी आपको देना है, वो है ऑल द डिटेल्स। दूसरा सेक्शन 12 और क्वार्टरली अपडेट करना है। सेक्शन 12 ये बता रहा है कि आपको गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। यदि आप कोई गलत एडवर्टाइजमेंट करते हो उसके वजह से ग्राहक को नुकसान होता है, पूरा नुकसान भरपाई प्रमोटर को देना पड़ेगा। सेक्शन 13 ये बताता है कि 10% के ऊपर पैसा आप नहीं ले सकते हो। यदि 10% का पैसा लेना है यू हैव टू रजिस्टर द एग्रीमेंट। इसका मतलब एग्रीमेंट फॉर सेल विल बी नाउ कंपलसरी। कई लोग हमें आके बोलते थे सर एग्रीमेंट फॉर सेल कंपलसरी किधर लिखा है? 1985 के पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अभी ये सब डिस्प्यूट मिट जाएगा और डेवलपर 10% के ऊपर पैसा तब ले पाएगा अपनी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जब तक एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करेगा। मान लीजिए डेवलपर ने ले लिया क्योंकि ग्राहक ने दिया, बहुत अच्छा है।
हमारा इनकम टैक्स एक्ट 269 ST बोल रहा है, यदि 2 लाख के ऊपर आप लेते हो बेशक आप ले लो, क्योंकि आपको रोकड़ा मिल रहा है, वो रोकड़ा आप ले लो और गवर्नमेंट को पेनल्टी करके दो 100%। तो इधर क्या बोल रहा है, यदि आपको 10% का पैसा लेना है ग्राहक से, आप तो रोक नहीं सकते, आप ले लो। लेने के बाद आपका प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5% तक पेनल्टी गवर्नमेंट को दे दो, बात खत्म। मान लो 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट में से आप 11% पैसा लिया, इसके लिए पूरी 10 फ्लैट का 5% का कीमत का पेनल्टी आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा इसके बाद कि 10% के ऊपर बिना एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं ले पाएगा। यदि लेता है तो वो तकलीफ में आएगा। सेक्शन 14 ये बता रहा है कि आपको एडर टू दी अप्रूव्ड प्लान्स एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, जो अप्रूव्ड प्लान है उसी तरह से आपको करना है। यदि कोई आपको बदल करना है 2/3 अलॉटी का आपको सिग्नेचर लगेगा, कंसेंट लगेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण ये भी है कि 5 साल तक आपको डिफेक्ट लायबिलिटी देखना है। जिस दिन से प्रोजेक्ट रजिस्टर, जिस दिन से आपको फ्लैट का ताबा दिया गया ओसी के डेट से नहीं, जिस दिन आपको ताबा दिया उस ताबा से आपको कितना साल, 5 साल। मान लीजिए मेरा ओसी आ गया 2010 में, मान लीजिए 2020 में, ओके, और मैंने ताबा दिया 2022 में, क्योंकि फ्लैट उस टाइम में मैंने बेचा, तो 2022 से 5 साल। तो डिफेक्ट लायबिलिटी इज फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ओसी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 70% ऑफ द मनी। इसके बारे में अश्विन भाई आपको बताएंगे, क्योंकि जो भी पैसा आप लेते हो ग्राहक से, उसमें से जमीन का कीमत और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आप रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताएंगे, और उसमें जो भी ग्राहक से लेंगे उसमें 70% आपको अलग से डेसिग्नेटेड अकाउंट में आपको शेड्यूल बैंक में रखना होगा, और वो पैसे सिर्फ वो पैसे उसी प्रोजेक्ट का जमीन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा, डाइवर्शन नहीं होगा। क्योंकि आपने सवाल किया था, आपने शुरुआत किया था, ये सवाल ये किया था, यदि प्रोजेक्ट टाइम में नहीं देता है, पोजीशन टाइम में नहीं मिलता है, तो फिर टाइम में क्यों नहीं मिलता है? एक कारण ये है अप्रूवल नहीं होता है। तो अप्रूवल के लिए आपको बता गया, बिना अप्रूवल आप बेच ही नहीं सकते हो। और अप्रूवल में कोई तकलीफ है, रेगुलेशन 26 बोलता है कि उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को हम बुलाएंगे और आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से काम दिला देगा। और उसके ऊपर आप बोलते हैं कि भाई पैसे भी डाइवर्ट होता है, पैसा लेता है डेवलपर दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा से तीसरा, यदि वो डाइवर्ट करता है तो डाइवर्ट न करने के लिए तो उसको ये बताया गया जो भी पैसा आएगा आप 70% अलग अकाउंट में रखो, उस अकाउंट में से आप लैंड कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते। सवाल उठता है, प्रमोटर ने उधर रख दिया, उसके बाद वो पैसा विड्रॉ करता है तो नहीं कर पाएगा। जब तक आर्किटेक्ट जो प्रोफेशनल है, जिन्होंने बिल्डिंग को बराबर काम हुआ कि नहीं हुआ, परसेंटेज की कितना काम हुआ वो बताएगा, इंजीनियर जो प्रोजेक्ट में कितना कीमत हुआ वो बताएगा, इंजीनियर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स में देखेगा और ये देख के ये भी बताएगा कि वो कीमत उसमें चुका है कि नहीं, वो लैंड कॉस्ट के लिए कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद ही वो क्या कर पाएगा, पैसा विड्रॉ कर पाएगा। इसका मतलब उसके ऊपर भी उसी ने अपॉइंट किया 3 प्रोफेशनल है। मान लीजिए 3 प्रोफेशनल ने भी गलती किया, उसका मेंबरशिप जा सकता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में इंस्टीट्यूट का जो सीए उसका जा सकता है, और इंजीनियर ऑफ कोर्स वो डिबार हो सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। उसी तरह से आप मान लीजिए यदि ये होता है 3 आदमी और बिल्डर मिलकर भी कोई फ्रॉड कस्टमर के साथ करता है, वो रोकने के लिए तो पाबंदी ऐसा किया है, सुन लीजिए, ऐसे पाबंदी किया है कि उधर और एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। वो ऑडिटर जो पैसा विड्रॉल के लिए सर्टिफिकेट दिया वो नहीं होगा, ये अलग ऑडिटर होगा। वो ऑडिट भी 6 महीने में एक बार, साल होने के 6 महीने के अंदर करना है, और उसका ऑडिट रिपोर्ट भी वेबसाइट में डाला जाएगा। आखिर में सेक्शन 611 में ये भी बताया गया कि डेवलपर को क्या करना है, जैसे 50% फ्लैट का बुकिंग होता है उसको एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनाना है, हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, और हाउसिंग सोसाइटी फ्लैट का दावा देने के पहले ही बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाने के पहले ही बनाया जाएगा जैसे आपने बुकिंग अमाउंट किया। इसका मतलब यदि मान लीजिए ये तीनों प्रोफेशनल ने गलती किया, बिल्डर ने भी गलती किया, आपका ऑडिटर ने भी गलती किया, ग्राहक तो गलती नहीं करेगा। तो ग्राहक जिसके लिए जिसका एसोसिएशन बनाया वो तो देखते रहेगा। इस तरह का डेवलपर के ऊपर पूरी नजर रखा है, और ये डेवलपर या प्रमोटर यदि कोई गलती करता है, ये ग्राहक का जो एसोसिएशन है दे कैन कंप्लेन एंड
by paying 5,000 and get the things done. And then of course जो भी रेगुलेटर को, सुब्रत राय को आप पूछिए सेबी ने क्या उनको कर दिया ये गलती करने से, तो इनका जिंदगी का जितने भी प्रगति है उसको पूरी रोक दिया है। तो ये रेगुलेटर का इतना पावर है, वो इंस्पेक्टर डाल सकता है, उधर अकाउंट सीज कर सकता है, वो जो काम करना है सब कर सकता है इंक्लूडिंग अरेस्टिंग। तो इतने पावर रेगुलेटर को दिया है, तो इसके लिए बिल्डर डर रहे हैं। तो ये सब जो है प्रोफेशनल के ऊपर भी आ सकता है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट्स का एक प्रावधान इधर किया गया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 14 हो गया, 15 सेक्शन ये बताता है कि डेवलपर, जिस डेवलपर के साथ आपने बुकिंग किया वो डेवलपर जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है वो प्रोजेक्ट बेच नहीं सकता। यदि बेचना है तो उसको 2/3 अथॉरिटी का सिग्नेचर चाहिए, दूसरा अथॉरिटी का भी अप्रूवल चाहिए। क्यों? जिस प्रोजेक्ट का डिटेल देके, जिस प्रमोटर का डिटेल देके आपने बुकिंग किया और वो बोलता है कि भाई साहब मैं भी प्रोजेक्ट दूसरे को हैंडओवर करूंगा, ये नहीं होगा। सेक्शन 15 उसको पाबंदी किया है। सेक्शन 16 ये बता रहा है, देखिए टाइटल को लेकर बहुत डिफेक्ट हो सकता है, टाइटल का भी इंश्योरेंस का प्रावधान किया है। क्योंकि लैंड कभी भी लेंगे, 4 भाई थे, 3 भाई से आपने एग्रीमेंट किया, एक फॉरेन में था, 10 साल के बाद वो भाई आता है, केस डालता है, आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जाता है, तो इसके लिए टाइटल का इंश्योरेंस का भी जिक्र किया है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस की भी जिक्र किया है, और बाकी इंश्योरेंस की बात 16 में किया। सेक्शन 17 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये सेक्शन ये बता रहा है कि डेवलपर को पहली बार जब बुकिंग करता है तो उनको क्या करना पड़ता है, अलॉटमेंट लेटर देना होता है, और उसके बाद 10% के ऊपर पैसा लेना है तो एग्रीमेंट फॉर सेल करना है। सेक्शन 17 ये बता रहा है ओसी आने का और ताबा देने का, ओसी आने का 3 महीने के अंदर उनको सेल डीड करना है। अभी तक आप इतने लोग बैठे, बहुत सारे लोगों ने फ्लैट लिया है, किसने किसने फ्लैट लिया जरा हाथ ऊपर करिए। भाई साहब सबका हाथ ऊपर जाना चाहिए, आप इतना भी आलसी मत करिए, ठीक है। आपको कितने लोगों ने इंडिविजुअल सेल डीड दिया, जरा हाथ ऊपर करिए। सेल डीड, एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं, सेल डीड। सेल डीड किसी को नहीं दिया जाता था अभी तक, क्योंकि मोफा में ये प्रावधान नहीं था। रेरा में ये प्रावधान है, रेरा में ये प्रावधान है, एक बार आप बुकिंग करते तो अलॉटमेंट लेटर, 10% के ऊपर पैसा देते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल, और जैसे पूरा अमाउंट देता है आपको ताबा मिलता है, पोजीशन लेटर नहीं, सेल डीड होगा। सेक्शन 17 बता रहा है हर आदमी को सेल डीड बनाना है, 100 रुपए का स्टैंप पेपर में होगा, उसको रजिस्टर करना है। ताबा लेने के पहले आपको सेल डीड भी होगा। तीसरा, उसी सेक्शन 17 में यह बताया गया कि कॉमन एरिया जो जमीन है उसका भी कन्वेंस उसी आने का 3 महीने के अंदर करना है, और यदि आरजी वगैरह है तो आपको कन्वेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना है। उसके बाद सेक्शन 18 और एक खतरनाक सेक्शन, वो है इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिफंड। सेक्शन 18 लेकर मैं खत्म करता हूं। सेक्शन 19 जो है वेरी सिंपल है, वो भी मैं लूंगा। सेक्शन 17 हो गया कन्वेंस, ये करना है। सेक्शन 18 ये बता रहा है रिटर्न ऑफ मनी। रिटर्न ऑफ मनी मतलब क्या? मान लो आप ग्राहक को आपने पैसा दिया, आपको स्टेज वाइज कंप्लीशन की बात की थी, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने डिफॉल्ट किया, आप अपना पैसे वापस ले सकते हो, रिफंड मांग सकते हो। रिफंड के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस 2% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हो। मतलब आपको क्या मिलेगा? आपको अमाउंट मिलेगा, आपको जितने भी पैसा आपने भरा है वो सब पैसे आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड का मतलब ये है कि आपको जितने भी पैसा आपने भरा है, जितने भी पैसा आपने भरा है उसका पैसा प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल लैंडिंग रेट है, तो वो मार्जिनल मैक्सिमम लैंडिंग रेट जो है उसका प्लस 2% पेनल्टी के साथ आपको पैसा मिलेगा। उससे अलावा यदि आपको प्रोजेक्ट से बाहर आना है, प्रोजेक्ट के आगे करना है, जो डेट दिया है उसका डेट के आगे का आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा। यदि प्रोजेक्ट से बाहर आना है तो आपको पूरा रिफंड भी मिलेगा और आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। आप बोलेंगे कॉम्पनसेशन क्या है? जब मैंने फ्लैट लिया था तब 3000 की भाव था, आज मेरा भाव कितना हो गया? मान लो 7000 हो गया, तो अभी डिफरेंस पर स्क्वायर फुट कितना है? 4000। ये 4000 इंटू नंबर ऑफ स्क्वायर फुट, मान लो 1000 स्क्वायर फुट का घर लिया था, 1000 इंटू 4000 मतलब 40 लाख को आपको नुकसान भरपाई भी डेवलपर को देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट आपको कोई भी और रेमेडी करना है वो भी आप कर सकते हो। तो बिल्डर के ऊपर इतने कंट्रोलिंग किया। और दूसरा, यदि आपने बोला कि नहीं मुझे तो प्रोजेक्ट के साथ ही जाना है, ठीक है प्रोजेक्ट के साथ चलो। जिस दिन उन्होंने पोजीशन बोला 2020, यदि 2020 का
पोजीशन का डेट उन्होंने पाला नहीं, तो जिस दिन उन्होंने डिफॉल्ट किया उधर से हर महीना आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मैक्सिमम मार्जिनल लेंडिंग रेट है +2% ब्याज के साथ आपको पैसा देना है, और ये कंपल्सरी इंटरेस्ट भरना है। नरेंद्र मोदी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोक नहीं सकता, ये कंपल्सरी पेमेंट है। उसके ऊपर से यदि आपको और कॉम्पनसेशन चाहिए, मान लीजिए आपने फ्लैट तो कंटिन्यू किया, 2020 में ताबा दे रहे थे तो उन्होंने ताबा नहीं दिया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको अलग से भाड़े में घर जाना पड़ा, तो आप भाड़ा भी उनसे वसूली कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और भाड़ा भी मिलेगा। सेक्शन 18 ये भी बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट खतरनाक सेक्शन है, ये भी बता रहा है यदि कोई भी टाइटल में डिफेक्ट है, जिसके ऊपर जमीन बनाया था उसका कॉम्पनसेशन विदाउट लॉ ऑफ लिमिटेशन, कोई भी साल हो, कितने भी साल हो, तो जितने भी साल होने के बावजूद भी जिस डेवलपर ने आपको बिल्डिंग बेचा है, जिसके ऊपर जमीन के लेकर डिस्प्यूट है, कोई भी जमीन मालिक बोलते हैं मुझे 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ये पूरी नुकसान भरपाई किसको करना पड़ेगा, डेवलपर को करना पड़ेगा, विदाउट एनी लॉ ऑफ लिमिटेशन। 2 साल 3 साल का लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं है। इसके लिए सेक्शन 16 की प्रावधान किया है ताकि ऐसे डेवलपर इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, ताकि जो प्रॉपर्टी टाइटल को लेकर जो डिस्प्यूट है वो निकल जाएगा। और आखिर में आपको क्वार्टरली वेबसाइट देना है, 6 महीने में अकाउंट्स करना है, 10% के ऊपर लेना है तो आपको बताया एग्रीमेंट करना है, ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम रेरा को देना है। आखिर में सेक्शन 19 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हेडिंग बहुत अच्छा है। देखिए चैप्टर नंबर 3 का हेडिंग है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ ए प्रमोटर, और चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग है राइट्स। अभी क्या आ गया, अधिकार, राइट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अलॉटी। अधिकार तो अलॉटी को दिया गया और फंक्शंस प्रमोटर को दिया गया। इस तरह का ऑब्लिगेशन ऑफ द अलॉटी या राइट ऑफ द अलॉटी टू टेक द स्टेज वाइज कंप्लीशन एंड रिसीव द इंटरेस्ट कॉम्पनसेशन, form the society, get the conveyance, get the sale deed done, all these are the, and he has to make a necessary payment, and of course in case ये delay होता है तो उसको भी interest देना पड़ेगा, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया +2%। मान लीजिए ग्राहक भी कुछ कम नहीं रहता है, प्रमोटर को भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो वो मान लीजिए कुछ गलती करके वो पैसा नहीं देता है, 1 नोटिस या 2 नोटिस, मैक्सिमम 15 दिन का नोटिस देके डेवलपर उसका एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। जो भी कैंसिलेशन चार्ज 10%, 15%, 20% जो एग्रीमेंट में डाला है वो कैंसिलेशन चार्ज भी कर सकता है। तीसरा, कैंसिलेशन करके 30 दिन के अंदर उसको पैसा देना है, कोई ब्याज देना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी भी कोई एक्ट करता है वो बैलेंस एक्ट होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए। इसके लिए प्रमोटर को भी ये प्रावधान दिया है, तो वो यदि कोई अलॉटी कोई काम करता है, सोसाइटी के लिए सिग्नेचर नहीं देता है, एग्रीमेंट करने के लिए आगे नहीं आता है, और फ्लैट भी चाहिए और पैसा नहीं देना है, और यदि उनके तरफ से डिले होता है तो इंटरेस्ट लेना है, लेकिन हमारे तरफ से डिले होता है तो हमको कुछ देना नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आखिर में 2-3 स्लाइड है, और अथॉरिटी टू मेक नोडल एजेंसी, जो रेरा है नोडल एजेंसी होगा और वो डिस्प्यूट रेड्रेसल करेगा, और सेंट्रल एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेशंस करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शंस इश्यू करेगी, और एजुकेटिंग ऑफिसर होगा असेस करने के लिए। 4 जो चीज है आउट ऑफ 92 सेक्शंस देन चैप्टर्स, 4 चीज जो है एजुकेटिंग ऑफिसर के पास जाएगा। सेक्शन 12 जिसमें गलत एडवर्टाइजमेंट करके स्विमिंग पूल है करके बताया, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं है, उसके लिए जो भी नुकसान भरपाई होता है वो देना है, सेक्शन 12। सेक्शन 14 जहां इलीगल काम होती है उसके वजह से उसको कोई नुकसान भरपाई है वो देना है, या कोई डिफेक्ट लायबिलिटी है तो उसको 30 दिन के अंदर उसको रेक्टिफाई करना है, या नहीं करता है तो एजुकेटिंग ऑफिसर पे जाके आप पेनल्टी ले सकते हो, कॉम्पनसेशन ले सकते हो। सेक्शन 18 जिसमें डिले इन पोजीशन होता है, उसके वजह से मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, नुकसान भरपाई चाहिए, जैसा कि ब्याज का होगा, उसके बाद आपको भाड़ा चाहिए या आपको डिफरेंस इन द प्राइसेस चाहिए, जो भी चाहिए आप सेक्शन 18। सेक्शन 19 में जो है प्रमोटर यदि ग्राहक ने भी कोई गलत किया और उनके ऊपर से भी कोई कॉम्पनसेशन चाहिए, वो सेक्शन 19 के हिसाब से एजुकेटिंग ऑफिसर से ले सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी ये 4 सेक्शन जो के बाकी सब रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी। रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, एजुकेटिंग ऑफिसर और रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर का जो भी डिस्प्यूट रिड्रेसल जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी करे, अपीलेट ट्रिब्यूनल करेगी, वो भी 60 दिन के अंदर निर्णय देगा। उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और बाद में सिविल कोर्ट बार किया गया। कोई भी आदमी सिविल कोर्ट में नहीं जा पाएगा, जो भी करना है सेक्शन 89 के हिसाब से
आपको ये बार किया गया, सिविल कोड को बार किया गया, और इस हिसाब से सेक्शन 79 के हिसाब से सिविल कोड को बार किया गया, और पूरी डिस्प्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एजुडिकेटिंग ऑफिसर, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास लेना है, और कंज्यूमर कोर्ट का जो डिस्प्यूट है वो चालू कर सकते हैं। आखिर में 5% से 10% पेनल्टी है। ये पेनल्टी अपना एस्टेट एजेंट के ऊपर भी है, और संविधान का ये कंकरेंट लिस्ट में है। और यदि मुझे 2-3 और स्लाइड देखना है तो मैं यही बताऊंगा, प्रमोटर मोफा के अंदर अप्रूवल करता था और कस्टमर को बेचता था, लेकिन अभी आ गया कस्टमर प्रमोटर का बीच में रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी मान लीजिए एक डेवलपर है और एक लाखों ग्राहक है, और इसके जैसे 100 डेवलपर मेरे पास आते हैं एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैं देखूंगा भाई साहब आपका प्लान है, लैंड है, ये है, वो है, एग्रीमेंट फॉर शेयर क्या होगा, टाइटल क्या होगा, ये सब मैं डिटेल लूंगा एज ए स्क्रीनिंग एजेंसी, और मुझे लगता है कि आप सही डेवलपर हो तो फिर मैं क्या करूंगा, लाखों ग्राहक को आपका प्रोजेक्ट ओपन करूंगा, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, उसके बाद ही आप मार्केटिंग कर पाएंगे। इस तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक ए सेबी इज ए स्क्रीनिंग एजेंसी इन आईपीओ। एक शेयर मार्केट में आईपीओ लाने के पहले प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, वो देखते हैं, सेबी एनओसी देती है, उसके बाद ही आप मार्केटिंग ला सकते हो, फिर उस तरह से एस्क्रो अकाउंट वगैरह होता है। इस तरह का एक प्रावधान जो है, रेरा अलग से लाइसेंसिंग एजेंसी नहीं है। रेरा सिर्फ प्रोजेक्ट सही है कि नहीं वो देखेगी और आपको रजिस्टर करके ग्राहक को ओपन करेगी, और इसके वजह से 75, मेरा जो अंदाज है 50% के ऊपर डेवलपर को धंधा बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक गलत काम किया है। वो इसके बाद गलत काम नहीं कर पाएगा, यदि करता है तो उनको पेनल्टी तो है, यदि पेनल्टी नहीं भरता है तो 3 साल का गवर्नमेंट का मेहमान बन के जाने का भी प्रावधान उसमें लिखा हुआ है। तो सेक्शन 4 जो है हो गया, 500 स्क्वायर मीटर 8 यूनिट का नीचे है तो एग्जेम्प्टेड है, और जिसका ओसीआई है वो कम जरूरी नहीं है, जिसका रिनोवेशन है उनको जरूरी नहीं है। और सेक्शन 4 के हिसाब से आपको ये पूरी जानकारी पहले ही देना है, और सेक्शन 7 के हिसाब से यदि कोई कंप्लेंट आता है आपका प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाएगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस प्रमोट को डिबार किया जाएगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट एसोसिएशन को दिया जाएगा और उसको कंप्लीट करना होगा। ही विल बी डिक्लेयर्ड एज ए प्रमोटर। यदि कोई भी आदमी को वर्ल्ड फेमस बनना है विजय मल्ल्या जैसा, तो आप एक छोटा सा एक फ्लैट बेचा हुआ प्रोजेक्ट बना दीजिए, नहीं भी बनाने तो प्रोजेक्ट बनाया करके दिखा दीजिए और रजिस्टर करिए आपके फोटो के साथ। अक्रॉस 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी में आपका फोटो फ्लैश होगा, और अक्रॉस इंडिया में और ग्लोबली आप फेमस हो जाओगे। तो इस तरह से आपको डिफॉल्टर करके डिक्लेयर किया जाएगा, और 70% जो पैसे है जिसके बारे में अश्विन भाई आपको डिस्कस करेंगे मेरे बारे में बाद में, तो पैसे का जो भी भुगतान लैंड कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में यूज करना था, और जो भी पैसा बचता है ये पूरी रकम आप जो है जो नया डेवलपर है या एसोसिएशन अथॉरिटी को दिया जाएगा। ये 10 चैप्टर है जिसमें मैंने प्रीलिमिनरी डिस्कस किया, रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट किया, फंक्शंस एंड ड्यूटीज किया, राइट्स ऑफ अलॉटी किया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाद में बात किया, और सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस करने के लिए 20 आदमी का एक कमिटी बनेगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल मिनिस्टर है वेंकैया नायडू या हाउसिंग मिनिस्टर वो चेयरमैन होगा, और उसमें से 10 गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे, आईएएस ऑफिसर्स, और जो 10 है जो एस्टेट एजेंट, ये प्रोफेशनल बॉडीज, आर्किटेक्ट, एनजीओस, बिल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव हो गए। उस तरह से एडवाइस देने के लिए रेरा में क्या क्या बदल करना है, रियल एस्टेट को क्या बदल करना है वो होगा। एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने बात की, जो एपलेट ट्रिब्यूनल मतलब 60 दिन के अंदर उनको निर्णय देना है। आखिर में ऑफेंसेस पेनल्टी 5% से लेकर 10% है, अलग अलग चीज के लिए। कस्टमर को भी है वो उसका फ्लैट को कीमत लेकर, और यदि कस्टमर ने भी गलती किया उसको भी कारवास 1 साल तक हो सकता है, और उसका फ्लैट तो कैंसिल हो ही सकता है। और आखिर में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, तो हैविंग इट्स ओन कॉमन सील, इसके लिए उनको अकाउंट्स देना है। ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी होने की वजह से उनका अकाउंट्स बजट वगैरह होगा वो असेंबली में रखा जाएगा, यदि यूनियन टेरिटरी के पार्लियामेंट में रखा जाएगा। और सेक्शन 79 to 92 लास्ट सेक्शन है जो है वो मिसलेनियस सेक्शन है, जहाँ सिविल कोड का बाहर है, क्रिमिनल कोड करना है तो थ्रू दी सिविल क्रिमिनल कोर्ट ही करना है, मैजिस्ट्रेट के थ्रू करना है, और इस तरह का पाबंदी है। और 5 रूल अपना स्टेट गवर्नमेंट में बना है, और ये सब जो है अलग अलग प्रोजेक्ट का डिटेल है। थैंक यू वेरी मच। ये सेक्शन 2 से अभी शुरू हो गया।
थैंक यू सीए रमेश प्रभु, आपने कानूनी धाराओं के विश्लेषण करके श्रोताओं के काफ़ी सारे डाउट क्लियर किए हैं और कायदे की ताकत से सभी को अवगत कराया है, जिसके लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। સૌને વિનંતી છે કે રમેશજીને ફરી એકવાર તાળીઓથી આપ સૌ વધાવી દેશો।